8 राज्य 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और उनकी गिनती लगातार जारी है। खास कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। और पंजाब के चक्कर में, क्योंकि दिल्ली की रजौरी गार्डन सीट बेहद अहम है, पंजाब के चक्कर में आपके हाथ से दिल्ली भी फिलहाल जाती दिख रही है। रजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी अकाली उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा की जीत का बस औपचारिक ऐलान बाकी है। सिरसा कांग्रेस और आप के उम्मीदवार से काफी आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की इस सीट पर जीत से ज्यादा आपकी हार ज्यादा बड़ी है। इस उपचुनाव को एमसीडी का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। सेमीफाइनल में बीजेपी ने बाजी मार ली है। 2015 के चुनाव में आपके जर्नैल सिंह को करीब 10,000 वोटों से यहां जीत मिली थी, जबकि सिर्फ 2 साल बाद हुए उपचुनाव में आप उम्मीदवार को जनता ने तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। दिल्ली की जनता का इशारा साफ है कि अरविंद केजरीवाल के वायदों से अब भरोसा टूट गया है। 10 दिन बाद यानी 23 अप्रैल को एमसीडी चुनाव है। उपचुनाव के नतीजे को एमसीडी चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, लेकिन असर से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। अश्विनी, इस वक्त कितने राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, क्या अपडेट है और क्या मार्जिन चल रहा है? बिल्कुल, देखिए सिरसा की बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है। 9 राउंड की गिनती जो है वो खत्म हो चुकी है और अब जो बढ़त है वो 6,000 हो गई है बढ़ करके। इस राउंड में हम आपको बताएं मनजिंदर सिंह सिरसा ने ज़बरदस्त बढ़त ली है। करीब 3600 वोट जो है वो मनजिंदर सिंह सिरसा को मिले हैं। कांग्रेस को करीब 1300 और आम आदमी पार्टी को 744 वोट, यानी कि 9 राउंड के बाद जो 23,000 वोट जो है इस वक्त सिरसा के हैं। 17,000 कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी में है 4,500 वोटों पे है। और अब देखिए तमाम जो समर्थक हैं वो जुटने लगे हैं यहाँ पे बीजेपी के, और लगातार यहाँ पर अब बीजेपी का झंडा भी आप लोग देख रहे हैं कि लहरा रहा है। यहाँ पर बीजेपी के लोग लगातार जुटते जा रहे हैं, नारे यहाँ पर लगा रहे हैं बीजेपी के लिए। राजीव बब्बर हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष है। राजीव जी, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है ये? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से जो भ्रमजाल बेचा था, जहां 67 सीटें मिली थी, सड़क के ऊपर 2.5 साल में जनता ने कुछ होते देखा नहीं, स्पष्ट धोखा था। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने इस तरह से एमसीडी चुनाव में इसको इस जीत को आप लोग भुनाएंगे? अब देखिए, ऐसा है कि दिल्ली इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। हम एमसीडी में 2/3 सीटों के साथ 200 से ज़्यादा सीटें लेकर हम एमसीडी जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बड़ा बूस्ट है बीजेपी के लिए जिस तरह से इस सीट के नतीजे आ रहे हैं। बीजेपी जाहिर तौर पर इस जीत को भुनाना चाहेगी एमसीडी चुनाव में, और अभी से यहाँ पर बीजेपी के तमाम समर्थक जो है वो जुटने लगे हैं। नारे जो है बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के नाम पे यहाँ पर लग रहे हैं जी। यानी कि फिलहाल कहीं ना कहीं जैसे जैसे मार्जिन बढ़ता चला जा रहा है, लोग भी आश्वस्त हो रहे हैं और बीजेपी यहां से बढ़त बनाए चली जा रही है। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 10 दिन बाद यहां पर एमसीडी चुनावों के लिए भी वोटिंग होनी है और तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आपको ये बताते हैं कि दिल्ली में रजौरी गार्डन सीट पर हो रहा उपचुनाव अहम क्यों है, क्योंकि रजौरी गार्डन विधानसभा सीट से दिल्ली का मूड पता चलेगा। दिल्ली में 10 दिन बाद ही एमसीडी के चुनाव होने हैं और रजौरी गार्डन में एमसीडी की 4 सीटें हैं। रजौरी गार्डन में सिख समुदाय की आबादी और पंजाबी समुदाय की आबादी ज्यादा है। 2015 विधानसभा चुनाव में रजौरी गार्डन से बीजेपी हार गई थी, इसलिए ये जीत बीजेपी के लिए बहुत अहम होगी। 2015 में आपके जर्नैल सिंह रजौरी गार्डन से जीते थे। जर्नैल सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए इस्तीफा दिया था। टी.आर. रामचंद्रन साहब, सबसे पहले दिल्ली का ही रुख करना चाहेंगे। दिल्ली का जो मूड है फिलहाल कहीं नजर आ रहा है, पहले नंबर पर अगर बीजेपी यहां से, क्योंकि बीजेपी का चिर परिचित गढ़ होता था, आपने उसे हटाया था, बीजेपी ये हारी थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस। लेकिन आप जिस तरीके से मार्जिन पर नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि लोगों का यहां पर वोट किसी एक पार्टी को जिताने के लिए से ज्यादा किसी एक पार्टी को हटाने के लिए, आपको हटाने के लिए ज्यादा था। देखिए, रजौरी गार्डन के चुनाव से पहले ही ऐसा माना जा रहा था कि ये केजरीवाल के लिए एक रेफरेंडम होगा। अब आम आदमी पार्टी अगर रजौरी गार्डन, जिसको एक मिनी पंजाब कहा जाता है, वहाँ पर तीसरे नंबर पे है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के सिरसा साहब अपनी लीड बनाते हुए जा रहे हैं। 10 राउंड की वोटिंग अगर हो गई तो और एक 7-8 राउंड की वोटिंग रहती है। मेरे ख्याल में अगर आपने एक 6,000 का लीड बना लिया तो ये बहुत मुश्किल होगा किसी भी पार्टी को ओवरटेक करने में। दूसरी बात जो कांग्रेस के लिए एक बहुत ही एनकरेजिंग चीज़ है
कि कांग्रेस सेकंड दर्जे पे है और कांग्रेस और बीजेपी की ज़रूर दूरी है, पर मेरे ख्याल में कांग्रेस उसको मेकअप नहीं कर पाएगी। तो आखिरकार बीजेपी के सिरसा जो कैंडिडेट है वो जीतने की उम्मीद रखते हैं। पर कांग्रेस को ज़रूर ये एनकरेजमेंट मिलेगा कि उनकी जनरल परफॉर्मेंस रजौरी गार्डन में इस बार काफ़ी अच्छा था। ये उनको थोड़ा होप और होप दिलाता है और मेरे ख्याल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखना पड़ेगा। और प्रेजेंस है, और प्रेजेंस भी प्रेजेंस दर्ज भी हो रही है। जिस प्रेजेंस से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस थी वो हटती चली जा रही थी या फिर कहीं ना कहीं हट गई थी। मेरे ख्याल में कांग्रेस का नामो निशानी हटा दिया था जब इलेक्शन हुआ। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 67 सीट्स मिली, 70 में से 3 सीट्स बीजेपी को गई। बीजेपी को भी उन्होंने सफाया कर दिया। बट जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को वापस लाना चाह रही है और जो इम्पैक्ट बीजेपी ने क्रिएट किया है वो मेरे ख्याल में, जैसे ये तिवारी जी को उन्होंने दिल्ली के बीजेपी के प्रेसिडेंट बनाया, और देखिए ये जितना भी उत्तरांचली वोट्स हैं जो बहुत ही मायने रखता है दिल्ली में, अगर वो सब जुट के इनके पीछे लग जाए तो मेरे ख्याल में एक एडवांटेज तो है और मेजर एडवांटेज है। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीट इसलिए भी थी या फिर इसका मूड ये जानना इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि एमसीडी चुनाव 10 दिन बाद ही होने हैं। कितने आश्वस्त हैं उनको लेकर के आज के ट्रेंड को देख के? जी नहीं, बहुत साफ ट्रेंड दिल्ली ने दिया है कि जो 2015 में एक लहर बनकर आप उठी थी, आज उस पर कहर बरपा रही है जनता, क्योंकि उससे पूरी तरह से निराश हुई है। और उसको किसी भी आपका ही रिपोर्टर बता रहा है, जो इलेक्शन के रिजल्ट का जो सबसे बड़ा ट्रेंड है वो है किसी भी बूथ में वो 3 आंकड़े से ऊपर नहीं जा रहे, 4 आंकड़े में नहीं आ रहे हो और उनकी जमानत जब्त होने की स्थिति है। और वो उम्मीदवार जो पंजाब में भी चुनाव लड़ा, और पंजाब का जो है सिर्फ दिल्ली में जिस तरह से सिख समुदाय ने उनको समर्थन दिया था, पंजाब में जिस तरह से उनको रिस्पांस मिल रहा था, पंजाब में जो सरकार बनाने की दावे कर रहे थे, जो पंजाब के मुख्यमंत्री होने के सपने देख रहे थे, आज उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी की जो चारों उनके जो पाए हैं वो चारों जो है हिलने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में आकर खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी जो दिल्ली में जो विजय मिल रही है, निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व है, अमित शाह जी का जो सांगठनिक कौशल है, और मनोज तिवारी ने जिस तरह से वहां परिश्रम किया है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और एमसीडी में भी जो है ये रिजल्ट दिखाई देगा, क्योंकि आपने सिर्फ बातें की है, काम नहीं किया है। और कांग्रेस की वापसी इस बात को सिद्ध कर रही है कि जो वोटर था, जो भाजपा विरोधी वोटर था, जो आपके साथ था, वो भी जो है अब कांग्रेस के साथ आ रहा है, आपको छोड़ रहा है। और एक बड़ा मतदाता वर्ग जो भ्रमित होकर जो भाजपा का मतदाता था, जो आपकी तरफ गया था, वो भाजपा के साथ खड़ा है और उसके साथ पूरी तरह से जिताने के लिए। और जो शक्तियां जो लगातार राष्ट्रवाद का विरोध करती रही हैं, जो भ्रष्टाचार के विरोध में नारा लगाकर आई और भ्रष्टाचार करने लगी, जो आम आदमी के पक्ष में आई और 16,000 की थाली खाने लगी, उनको जो है सत्ता से उखाड़ कर फेंकना, यानी कि जनता सब कुछ जानती है। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, ठीक है प्रेम जी, लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, इससे एक चीज और साफ स्पष्ट हो जाती है ना, अगर जनता वापस आ रही है, वो जानती है कि कांग्रेस ने अगर शीला दीक्षित ने विकास किया था या फिर बीजेपी जो है वो सेंटर में अगर कुछ कर रही है, तो ये जो पार्टी है अपना विकास, अपना विश्वास वो रिस्टोर कर रही है, तो वो जानती है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो बेहतर ये नहीं होगा कि वो जो इश्यूज हैं कि ईवीएम की जो बात है या फिर छेड़छाड़ की जो बात है, वो कहीं ना कहीं नगण्य हो जाए या फिर उन्हें अब पीछे रखा जाए? देखिए, मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूं। देखिए, इस अभी जो ट्रेंड आप दिखा रहे हैं, इससे एक चीज तो क्लियर है कि आम जनता को झूठे वायदे और जुमलेबाजी के सहारे आप ज़्यादा दिनों तक अंधेरे में नहीं रख सकते। लोग बहुत ही समझदार हैं, वो कभी झांसे में आ सकते हैं, लेकिन अगर जब उनको लगेगा कि ये सिर्फ झूठे वादे करके और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके जो आजकल चल रहा है नया ट्रेंड, या कुछ मीडिया मैनेजमेंट करके जो अपने आप को लोग दिखला रहे हैं, अब लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि ये बोलते कुछ है करते कुछ हैं। तो ऐसी तमाम पार्टियाँ जो पब्लिक को सिर्फ झूठे नारों में गुमराह करके वोट लेती है, उनके लिए एक चेतावनी है। और मैं समझता हूँ
जिस तरह से केजरीवाल जी को एक सबक मिलने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी अब अलर्ट होना चाहिए कि जो वायदे किए हैं या तो आप उस पर अमल करिए, उसे पूरा करिए, नहीं तो सिर्फ आप अगर हिडन एजेंडा पर काम करेंगे तो आपके लिए भी भविष्य में बहुत अच्छे संकेत नहीं है जो पब्लिक का मूड है। नंबर 2, ईवीएम को लेकर जो चर्चा हो रही है, कल ही राष्ट्रपति को 13 दलों के नेताओं ने मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का मानना है कि ईवीएम को लेकर अगर कोई भ्रम है, कोई शिकायत है, तो उसका निपटारा होना चाहिए। लोगों के मन में यह शंका अगर रहे कि हम वोट किसे करते हैं और किसी और के खाते में कह दिया ना चुनाव आयोग ने कि खुली चुनौती, अब तो कोई इसे हैक करके दिखा दे, तब रही बात। उन्होंने तो साइंटिस्ट तक का वो ये खुली चुनौती दे दी। चुनाव आयोग जी के तरफ से हम लोग तो सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्था है, तो आप मई में क्यों ले जा रहे हैं? अभी क्यों नहीं उसको आप करा देते हैं? अभी हमने 2-3 जगह खबरें आई हैं कि वोट कांग्रेस को जा रहा है लेकिन वहाँ पर बीजेपी के खाते में चली जाती है। ये तो सामने आया, मीडिया में बातें आई हैं। तो आप मई में अगर दिखाना चाहते हैं कोई नए ईवीएम सेट को लेकर चैलेंज कर रहे हैं, प्रेमचंद मिश्रा जी, यही वोटर का जो रिस्टोर आप कर रहे हैं कि विश्वास रिस्टोर करता है, वायदों पे नहीं जाता है। मेरा मानना है कि उसी ने ही तो बीजेपी को सत्ता से दूर करके कांग्रेस को किया ना वहां पर। वहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह कह ही रहे हैं कि मेरे यहाँ पर तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई, या तो ईवीएम बिल्कुल ठीक चले। अगर हुई होती गड़बड़ी तो कम से कम कांग्रेस सत्ता में नहीं आती। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का आज का दोबारा का बयान है। अरोड़ा जी, मैं उन बातों से सहमत हूँ। ईवीएम के पक्षधर हम भी हैं। इन चीज़ों को चुनाव सुधार के रूप में हमने, कांग्रेस ने लाया इस देश में। हम चाहते हैं इस बात को, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर लोगों के मन में शंका है, चूंकि कई चीज़ें सामने आई हैं, तो उसका समाधान तो होना चाहिए ना। ईवीएम टैंपर किया जा सकता है, यह भी कई बार प्रमाणित हुआ है। चुनाव आयोग कह रहे हैं कि हम मई में हम डेमोन्स्ट्रेशन करा देंगे, अभी नहीं। तो क्या कहीं ना कहीं फिर संदेह पैदा हो रहा है, मई में क्यों? अगर आपको इतना ईवीएम पर भरोसा है तो आप कल करा दीजिए। इतना लंबा समय क्यों ले रहे हैं? तब आप कहेंगे 2019 के बाद कर दीजिए, पार्लियामेंट चुनाव के बाद कराएंगे। ये नहीं होना चाहिए। अगर शंका है लोकतंत्र में तो लोकतंत्र में जनता के भरोसा पर कम से कम खड़ा लोग उतरना जरूर चाहिए। हैं कि जनता को ये लगना चाहिए कि हम जिसे आज के दिन वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पर हमें भरोसा है, भले दूसरे नंबर पर ही फिलहाल कैंडिडेट चल रहा है, वो अगर ये कह रहे हैं भरोसा है, कम से कम उन लोगों पर तो आप ये रिस्टोर करना चाहिए, विश्वास आपको जताना चाहिए कि नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हारी हुई सीटों पर नहीं, जो जीती हुई सीटें उन पर भी विश्वास कीजिए, और हारी हुई जो सीटें उनके रेफरेंडम पर भी विश्वास कीजिए।